हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गिरीश नायक और आप सभी का स्वागत है तेजस करियर एकेडमी में। स्टूडेंट्स, आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं जल्दी से, लेकिन इससे पहले कि स्टार्ट करें, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है आज का। जल के अंदर पड़ी हुई मछली। पड़ी हुई मछली इन द सेंस ऐसा नहीं है कि पड़ा है मछली मर गया है, ऐसा वाला नहीं है। पड़ी हुई मछली इन द सेंस वहाँ पर ऐसे है, वहां पे मछली है ऐसा समझ लीजिए बस। ठीक है। किस कारण अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है या नजर आती है। और इंग्लिश में अगर देखा जाए, इसी को हम लोग देख लेते हैं। वाई डज अ फिश लाइंग अंडर वाटर अपीयर टू बी समवट रेज्ड अबव इट्स एक्चुअल डेप्थ। मतलब जैसे देखो, हम लोग कोई भी चीज को, जैसे हमारे पास ये पात्र है, ठीक है। मान लेते बाल्टी है। बाल्टी में अगर पानी भरा हुआ है और उसमें सिक्का रखा हुआ है तो ऐसा लगता है सिक्का यहीं पर होगा ऐसे करके। जब हम लोग एकदम साफ पानी वाले नदी को देखते हैं, कोई ना कोई तो नदी आप लोग देखे होंगे ऐसा जो साफ है ठीक है। तो नदी को जब देखते हैं ना तो नीचे ऐसा लगता है कि ये तो बस यहीं पर है, आर पार दिख रहा है ना अगर, तो ऐसा लगता है गहरा ही नहीं है, ये तो बस खड़े होंगे फिर, मतलब यही घुटना तक भी नहीं आएगा पानी ऐसा लगता है। लेकिन आप जब वहां पर पैर रखते हैं तो आप आधा डूब जाते हैं। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि पानी का ना एक गुण रहता है, पानी में अपवर्तन की घटना होती है। उस अपवर्तन के क्या होता है, पर अपवर्तन के क्या होते हैं, जो हमारे पास जो पहुंचने वाली प्रकाश रहती है ना, प्रकाश किरण, कोई भी चीज हम लोग को कब दिखाई देता है? जब उसमें प्रकाश पड़ने के बाद हमारी आंखों में पहुंचता है, तब हम लोग कोई वस्तु को देख पाते हैं। अब कोई चीज में पढ़ के वापस हमारी आंख में पहुंच रहे तब देख पा रहे हैं। अगर वहां पर रास्ता बिगड़ जाए तो हम लोग उसको वैसा नहीं देख पाएंगे जैसे दिखना चाहिए था एक्चुअल उसको। तो ऐसा ही होता है अपवर्तन में। अपवर्तन में क्या होता है? रिफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करता है ना, तो उसको जाना चाहिए था ऐसे, बट अगर ये रेयर से अगर डेंस मीडियम में जा रहा है ना तो थोड़ा सा इसके पास आ जाता है, जो ये अभिलंब है उसके पास में आ जाता है, मतलब उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। अब ये वाला जा रहा है आगे, यहाँ रेयर टू डेंस में गया, रेयर टू डेंस, अब डेंस टू फिर से अगर रेयर में जा रहा है, तो डेंस टू रेयर जब जाता है ना तो क्या होता है, उसको जहां जाना चाहिए ऐसे ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन उससे क्या हो जाता है, इस अभिलंब, इसको अभिलंब बोलते हैं, उससे दूर हट जाता है। ये घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अब इसी के कारण क्या होता है, जो हम लोग को जिस डायरेक्शन में पता मिलना चाहिए था वैसे नहीं मिल पाता। हमारे प्रकाश पहुंचा पहले सिक्का में, उसके बाद पहुंचने के बाद ना ये डायरेक्शन चेंज कर देता है, तो हम लोग को ना अलग नजर आता है, उभरा हुआ नजर आता है, ऐसा लगता है कि यहाँ ऊपर में। तो वैसे ही अगर सिक्का को रख दें, चाहे मछली को रख दें, कुछ भी चीज को रख दें, रॉड को रख देंगे, तो भी वहां पर ना उसका मुड़ा हुआ दिखने लगेगा। अगर सीधा सीधा रॉड रहेगा ना, हमारे पास लोहे का एक रॉड रहेगा, उसको ऐसे सीधा ऐसे रख देंगे ना तो ऐसा लगेगा कि ऐसे ज्यादा मुड़ा हुआ है, या फिर रॉड अंदर से ऐसे मुड़ चुका है, ऐसा नजर आएगा। ठीक है। तो सबका सबके पीछे कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो क्या होती है? जस्ट अभी बताया मैं। जब विरल से सघन में जाएगा, ठीक है, विरल से सघन इन द सेंस डेंसिटी, डेंसिटी में चेंजेस आता है। विरल माध्यम में डेंसिटी कम रहता है, जो सघन माध्यम रहता है उसमें डेंसिटी ज्यादा रहता है। तो विरल से जब सघन में आता है ना तो अभिलंब के पास आ जाता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes from a rarer medium to denser medium, it bends towards the normal, नॉर्मल के साइड बैंड हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका? बी। अगले क्वेश्चन में आते हैं। चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर, मतलब जो मैग्नेटिक मेरिडियन होता है और जोग्राफिकल मेरिडियन है। याम्योत्तर मतलब होता है मेरिडियन, ठीक है। तो ये क्या होता है, इन दोनों के बीच जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं? चुंबकीय नति, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय दिक्पात, या इनमें से कोई नहीं। मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, मूवमेंट, रेजोनेंस, या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये होता क्या है, हमारा पृथ्वी जो है ना, हमारा पृथ्वी, हम लोग इसमें हम लोग एक मान के चले कि बीचों बीच, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की दिशा में हम लोग एक, मतलब हम लोग भौगोलिक एक रेखा मानते हैं, ठीक है, भौगोलिक यामी उत्तर बोलते हैं उसको। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये हम लोग मान के चलते हैं ऐसा है ऐसा करके। और बाद में हम लोग को पता चला कि एक जो पृथ्वी है ना हमारा, वो मैग्नेट की तरह भी बिहेव करता है, उसमें बहुत बड़ा मैग्नेट है, ऐसा है। अब तो ये है, तो उसके पीछे का कारण क्या है? तो उसके पीछे का कारण है जो लावा है ना, मॉल्टन लावा, जो हमारे पृथ्वी के केंद्र में, उसके कारण होता है, उत्पन्न होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। और वो प्रोसेस तो आप
बाद में देखेंगे इसको हम लोग प्रोसेस को। बट एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। अब उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होता है, एक मैग्नेटिक एक्सिस बन जाता है। ये ज्योग्राफिकल एक्सिस है, एक मैग्नेटिक एक्सिस बन जाता है और इसका डायरेक्शन क्या अपोजिट है, जो हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल के जस्ट अपोजिट है। ऊपर नॉर्थ पोल है ना, तो यहाँ साउथ है, साउथ मैग्नेटिक पोल है, ठीक है, और ये नॉर्थ मैग्नेटिक पोल साउथ के साथ रहता है, अपोजिट है। और इनके बीच जो एंगल बनता है ना, इस एंगल के बारे में बात करें तो इस एंगल को बोलते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, मीथेन के अणु में है किस टाइप का बॉन्ड। यहाँ पर बॉन्डिंग की बात कर रही है, तो हमारे पास कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं, हमारे पास मेनली देखा जाए तो 3 टाइप के बॉन्ड होते हैं। एक होता है आयनिक बॉन्ड, एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड और एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। 3 टाइप का बॉन्ड होता है। और जो आयनिक बॉन्ड होता है ना, ये आयनिक बॉन्ड एक्चुअली किनके बीच रहता है, आयनों के बीच। 2 आयन्स है ना, तो उनके बीच जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बॉन्ड है। और बेसिकली देखा जाए तो वो बॉन्ड होता ही नहीं है, वो सिर्फ एक अट्रैक्शन फोर्स होता है जिसको बोलते हैं स्थिर विद्युत आकर्षण बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, वो रहता है वहां पर। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा क्या हो गया हमारा, क्या ये है, क्या बॉन्ड है ना, ये कौन सा है, आयनिक बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, अगर यहाँ पर क्या होता है इलेक्ट्रॉन को, ये यहाँ पर क्या होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है सीधा, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है मतलब। और यहाँ पर क्या होता है शेयरिंग चलता है, यहाँ पर पार्टनरशिप चलता है, यहाँ पर पार्टनरशिप होता है। और अगर एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन दे दे तो वहां पर क्या बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। और जब अगर हम लोग मीथेन की बात करें, मीथेन का अगर हम लोग केमिकल फॉर्मूला देखते हैं तो क्या होता है, CH4 होता है, CH4, ये तो मीथेन है। अब इसमें क्या होता है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये हमारे पास CH4। अब इसमें होता है क्या, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है, मतलब 2, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 और 4। इसको 8 करने के लिए हमको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है, और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये लोग ना पार्टनरशिप कर लेते हैं। और जब जब पार्टनरशिप होगा वहां पर कौन सा बॉन्ड रहेगा, कोवैलेंट बॉन्ड या फिर सहसंयोजक बंध रहेगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सहसंयोजक। अच्छा, तीनों ही सहसंयोजक बंध है। अब एक चीज और ध्यान रखिए, अगर एक ही मतलब दो हमारे पास 2 एलिमेंट हैं वो आपस में 3 बॉन्ड से बंधे हुए, ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसको ये ट्रिपल बॉन्ड, ये तीनों बॉन्ड कौन सा है, हमारे पास सहसंयोजक बंध है, ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया। जो हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ना, 3 टाइप का होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर सभी के बीच क्या है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एकल सहसंयोजक आबंध। अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, सोडियम क्लोराइड में होता है। अब देखो जस्ट अभी हम लोग देखे सोडियम क्लोराइड में, देखो सोडियम क्लोराइड में क्या रहता है, सोडियम आयन्स रहते हैं। देखो ये सोडियम आयन है प्लस क्लोरीन आयन है, ये दोनों आयन के फॉर्म में, मतलब आयन के फॉर्म में इन द सेंस अभी तो फिलहाल सोडियम और क्लोरीन के फॉर्म में ना हम लोग सीधा देखते हैं ना, ये हमारा सोडियम है और ये हमारा क्लोरीन है। तो ये क्या होता है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहता है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन कम रहता है, तो ये डोनेट कर देता है, तो ये प्लस हो जाता है, ये ले लेता है तो माइनस हो जाता है। तो इनके बीच जब बॉन्ड बनता है ना तो NaCl बनता है। और यहाँ पर क्या रहता है, ये आयन्स है, दोनों ही आयन्स है। तो जब आयनों के बीच जो बॉन्ड बनता है ना, उसमें कौन सा बॉन्ड रहता है, हम लोग अभी देखें, हम लोग विद्युत संयोजक आबंध, ठीक है, या इसी को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, निम्न में से किस रसायन में किस एक तत्व के अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है। मतलब जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग होता है, सबके में अलग अलग होता है, बट हमारे पास एक ऐसा हमारे पास एलिमेंट है, पूछता है जिसमें मतलब ऑक्सीकरण अवस्था सभी में रहे, ठीक है। तो इसमें ऐसा कौन सा एलिमेंट है, कार्बन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स विच वन एलिमेंट हैज एन ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑल इट्स कंपाउंड। जितने भी उसके कंपाउंड्स बनते हैं ना, सब में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है कुछ ना कुछ। तो इसमें ऐसा कौन सा है, फ्लोरीन। ध्यान रखेंगे अकेला एलिमेंट है जिसके सभी कंपाउंड्स में उसके ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। अगला आते हैं हम लोग, ग्रेगर मेंडल, ठीक है। ये नाम बहुत फेमस है, क्यों, क्योंकि इन्होंने अनुवांशिकी में बहुत ज़्यादा मतलब हम बहुत सारा मतलब अच्छा सा थ्योरी दिया इन्होंने और बहुत काम किया उसमें। तो उनको फेमस क्यों है, किस सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए फेमस है। ग्रेगर मेंडल इज फेमस फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज। तो हमारे पास कौन कौन सा थ्योरी है, सेल थ्योरी, म्यूटेशन थ्योरी, लॉ ऑफ हेरिडिटी और इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स
कोशिका सिद्धांत, उत्परिवर्तन सिद्धांत, अनुवांशिकता के नियम, उपार्जित लक्षणों की वंशगति। तो इन्होंने क्या बताया पता है, जैसे हम लोग देखते हैं ना, कुछ हमारे कुछ गुण ऐसे रहते हैं जो हम लोग को हम लोग की मम्मी से मिले, कुछ हमारे गुण ऐसे रहते हैं जो हम लोग को पापा से मिले हैं। ऐसा होता है, अगर पापा जी गुस्से वाले हैं तो बच्चों में थोड़ा सा गुस्सापन रहता है, मम्मी जिद्दी है अगर तो बच्चे भी जिद्दी हो जाते हैं, इस टाइप का होता है केस। और भाई बहनों में भी मतलब आपस में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होती है, डिसिमिलैरिटी तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ आइडेंटिकल सिमिलैरिटीज होती है। तो उसी के बारे में ग्रेगर मेंडल बताते हैं कि जो मतलब हम लोग का जो वंशगति है ना, मतलब जैसे अगर हम लोग के दादा, ठीक है, दादा के कुछ गुण पापा में आए होंगे, कुछ कुछ सिमिलैरिटी रहती है, कुछ गुण रहेंगे पापा के हमारे में आएंगे, और हमारे मतलब हमारे पापा में किसका डीएनए, डीएनए के थ्रू चलता है, ठीक है। तो दादा का डीएनए पापा के में, पापा का डीएनए बच्चे के में, तो अल्टीमेटली दादाजी का भी डीएनए बच्चे में रहता है और पापा का डीएनए भी रहता है। तो कुछ गुण ऐसे रहेंगे जो पापा के जैसे भी रहेंगे और कुछ रहेंगे दादाजी जैसे भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है वहाँ पर, मतलब बहुत सारे और भी कारक काम करते हैं। बट यहाँ पर क्या होता है, वंश मतलब एक ही वंश के जो बच्चे रहेंगे ना, उनमें कुछ कुछ सिमिलैरिटीज हो सकती है, ये चीज को बताए ग्रेगर मेंडल। तो इसी ये कौन सा है, उपार्जित लक्षणों की वंशगति। वंशगति में मतलब एक ही वंश में आगे से बढ़ते जा रहे हैं ना, तो उसी को बताते हैं ग्रेगर मेंडल। इनहेरिटेंस, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर्स को आगे मतलब आगे बढ़ना। अब आते हैं डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तुत किया था। अब ये देखो ये क्या होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। आप लोग ऐसा वाला देखे होंगे डीएनए की संरचना, ठीक है, ये ऐसा वाला बहुत सारे मूवीज में भी दिखाता है, ठीक है। तो ये क्या है, इसी ये जो स्ट्रक्चर है ना डबल हेलिक्स, जो हेलिक्स का ये डबल मॉडल है, ठीक है, डबल हेलिक्स मॉडल है। इस डबल हेलिक्स मॉडल को कौन बताया था, कौन सबसे पहले बताया कि डीएनए ऐसा होता है ऐसे करके, ये क्वेश्चन है हमारा। हु प्रपोज्ड द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ, ये मिस्टेक है ना, ठीक है। तो कौन बताया, वॉटसन एंड क्रिक, ध्यान रखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस ये लोग साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत काम किया इस बारे में। तो ध्यान रखेंगे वॉटसन और क्रिक जो है ये लोग बताए थे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को, डबल हेलिक्स मॉडल को। अब आते हैं वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते बाहुल्य के कारण निम्नलिखित में से प्रभावित हुए हैं। देखो क्या क्या इसमें से प्रभावित हो रहा है, क्या क्या प्रभावित हुआ है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो अगर हम लोग देखते हैं ग्रीन हाउस गैस होता क्या है, होता क्या है, देखो हमारे हमारे वातावरण में ना, अगर हम लोग ये हमारा पृथ्वी है और ये है हमारा वातावरण, ठीक है, मतलब ये हमारा वायुमंडल है, यहाँ तक है हमारा वायुमंडल। अब होता क्या है, बहुत सारी गैसें ऐसी है वायुमंडल में जो गर्म हो जाती है, उसको थोड़ा सा गर्मी मिला गर्म हो जाएंगी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, एटसेट्रा बहुत सारी और है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोब्रोमोकार्बन, ये सब बहुत सारी ऐसे बहुत सारी हमारे पास गैसें हैं जिसको मतलब जो गर्मी पाती है ना उसके बाद तुरंत गर्म मतलब वो गर्म हो जाती है, हीट पाते ही वो मतलब गर्मी उत्पन्न करने लग जाती है। अब देखो ऊपर से आया, ठीक है, मतलब सूर्य ऊपर से आया इन द सेंस सूर्य से आया प्रकाश, गर्मी आया प्रकाश आया, जब प्रकाश आया गर्मी आया, तो ये क्या होगा, ये एरिया जो है ना हमारा नीचे स्थल मंडल जो है ना वो गर्म हो जाएगा। अब स्थल मंडल गर्म होगा तो उसमें भी तो उसमें गैसें भी तो हैं, तो गैसें भी गर्म हो जाती हैं, जमीन गर्म होता है ना तो आसपास की हवाएं भी गर्म हो जाती हैं। अब वो सब गर्म हो गई, गर्म ये सब के सब गर्म हो गए, तो ये गर्म हो जाता है ना, तो एक तो बाहर से ऊपर से गर्मी आ रहा है, सूर्यदेव तप रहे हैं पहली बात, ठीक है, ऊपर से यहाँ पर हम लोग यहाँ नीचे में भी गर्मी, ऊपर भी गर्मी नीचे में भी गर्मी, ठीक है, तो हाई गर्मी हो गया। तो यहाँ इसी को बोलते हैं, इस घटना को ही बोलते हैं हम लोग क्या, ग्लोबल वार्मिंग। अब इससे क्या हो रहा है, पूरे के पूरे मतलब मतलब पूरे विश्व में गर्मी हो रही है, ठीक है, यही है हमारा। तो ये क्यों हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं इनको, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन जो मतलब हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये सारी गैसेस क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है, वातावरण गर्म होते जा रहा है,
तो उसका कौन सा प्रभावित, मतलब कौन सा किस कारण से प्रभावित नहीं है? ड्यू टू इंक्रीजिंग एविडेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर द फॉलोइंग हैव बीन अफेक्टेड एक्सेप्ट, क्या क्या चीज प्रभावित नहीं होगा ये पूछते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है? भूमंडलीय ताप, ग्लोबल वार्मिंग होगा, डेफिनेटली होगा, हो रहा है, तो ये तो होगा। समतापमंडल में ओजोन की परत व अपक्षय, जो ओजोन लेयर है ना कमजोर होगी, तो ये भी होगा, ठीक है, इसके ग्रीन हाउस गैस के कारण। तो अगला क्या है हमारा? ऑक्सीजन निषेचन प्रभाव। आगे आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रहा है, डेफिनेटली इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी हमारा सही है। तो कौन सा गलत हुआ है? कौन सा प्रभावित नहीं हुआ है? ठीक है, मतलब कौन, मतलब ये सब तो हो ही रहा है, तो हमारे पास कौन सा इसका अपवाद है? तो कौन सा है? ऑक्सीजन निषेचन प्रभाव, ऑक्सीजन फर्टिलाइजेशन इफेक्ट, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला आते हैं हम लोग, आज का लास्ट क्वेश्चन। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है तो इस संरक्षण को कहते हैं, क्या कहते हैं? देखो, अगर हम लोग देखते हैं कोई भी चीज को ना, जैसे पादप है, ठीक है, जंतुओं को भी संरक्षण देते हैं हम लोग, पेड़ पौधों को भी संरक्षण देते हैं, दोनों को संरक्षण देते हैं। तो दोनों को संरक्षण दे रहे हैं ना, तो हम लोग दो टाइप से संरक्षित कर सकते हैं। पहली बात तो हमारे पास दो तरीका हो सकता है, या तो वो जहाँ पर है ना वहीं पे जाके उसका संरक्षण करो, उसको कहीं, मतलब वो जहाँ है ना, जो जैसे रहना चाहते हो उसको वैसे ही रहने दो और वहीं पर संरक्षण करो, एक तो ये तरीका हो सकता है। या फिर उसको वहाँ उस परिवेश से निकालो, और मतलब जो वहाँ पर अगर सर्वाइव नहीं कर पा रहा है ऐसा पता चल रहा है, तो उसको निकालो और किसी ऐसे सुरक्षित जगह में ले जाओ जहाँ पर वो ठीक से अपना प्रगति कर सकता है, विकास कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे मतलब दूसरा जगह हो सकता है। तो अगर हम लोग जहाँ पर है वहीं पर अगर हम लोग उसका संरक्षण कर रहे हैं, पेड़ पौधों या फिर जीव जंतुओं का, तो इसको बोलते हैं इन सीटू। और अगर दूसरे जगह ले जाके अगर करें ना संरक्षण, तो इसको बोलते हैं एक्स सीटू, ठीक है, इन सीटू एक्स सीटू। इन सीटू एक्स सीटू, ठीक है। तो अगर हम लोग पादप पादप विविधता के बारे में बात करें, पादप हो चाहे जंतु, वो दोनों के केस में अगर प्राकृतिक आवास में संरक्षित करें तो उसको बोलते हैं स्व स्थानीय या फिर इन सीटू। यहाँ पर ये एक्स सीटू आएगा, ठीक है, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो हमारा क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर सेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।